दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो कुछ देर तक जरूर देख लीजिएगा, और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को कुछ देर तक देख लीजिएगा उसके बाद आप खुद ब खुद ही इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताए हैं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि एग्जाम में 5 से 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। और यदि एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर कंफर्म नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को जितना डिसलाइक मारना है मार सकते हो, जो भी कमेंट में बोलना है बोल सकते हो, हम स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो को देख करके आपको ऐसा लगे कि हाँ 5 से 10 नंबर मेरा इस वीडियो देखने से कंप्लीट हो गया, मिनिमम 5 नंबर भी अगर कंप्लीट हो गया तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में हमारे लिए एक शब्द जरूर कहेंगे जो कि हमें अच्छा लगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप लोग साइंस का यदि मॉडल पेपर देखिएगा या फिर साइंस का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, उसमें केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में ही सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आपको अभिक्रिया को पहचानना रहता है। क्वेश्चन में आपका समीकरण दे देगा और पूछ देगा कि बताइए यह कौन सी अभिक्रिया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है कि बताइए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में केमिस्ट्री में हर हाल में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी वर्ष का क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए। अगर नहीं पूछा जाता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हमारी समझ है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज आपको हम बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही बारीकी से इस प्रकार से आपको हम सारे अभिक्रिया के बारे में बता देंगे कि आज के बाद अब जिंदगी भर कभी भी आपको इस प्रकार की अभिक्रिया में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक अभिक्रिया के बारे में बहुत ही बारीकी से समझा करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी अभिक्रिया है जो कि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी अभिक्रिया हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद आता है विस्थापन, उसके बाद हो जाता है द्विविस्थापन और अंत में होता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया मिलाकर के बनता है रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बारी बारी से हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार से आप समीकरण देखते के साथ ही पहचान जाइएगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। आप समीकरण देखिएगा और तुरंत पहचान जाइएगा कि यह संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, और अगर आप पहचानना सीख गए तो समझ जाइएगा कि 5 से 10 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से एक एक करके पहले नंबर अभिक्रिया से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर कह रहा है संयोजन अभिक्रिया। तो हम लोग समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक बेसिक चीज बता देते हैं जिसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। आप लोग कोई भी समीकरण देखे होंगे, कोई भी अभिक्रिया देखे होंगे, उसमें जो बीच में जो तीर वाला निशान रहता है उसके बाईं तरफ, मतलब जो इधर का भाग होता है उसको अभिकारक बोला जाता है, और जो बीच में तीर वाला निशान होता है उसके दाहिने तरफ वाले को प्रतिफल बोला जाता है। तो आप लोग अब याद रखिएगा कि प्रतिफल किसको बोलते हैं और अभिकारक किसको बोलते हैं। चलिए इतना तो बेसिक चीज हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि संयोजन अभिक्रिया अगर आपसे पूछ दे तो इसको कैसे पहचानना है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह जो अभिक्रिया दिया हुआ है यह संयोजन अभिक्रिया है। तो बस आप लोग यहाँ से एक चीज ध्यान रखिए, A+B से बन गया AB। ठीक है, बस आप लोग इसको ध्यान रखिए, A+B से क्या बन गया AB, जहां पर A और B क्या है, अभिकारक है, और AB क्या है, तो AB प्रतिफल है। अब देखिए हम लोग कैसे समझते हैं कि कौन सा अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया हुआ है CaO + H2O से बन जाता है CaOH का दिहोल 2। CaO जिसको कि चूना पत्थर बोलते हैं, H2O इसको जल बोला जाता है, लेकिन CaOH का दिहोल 2 इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है। आप लोग इसे समझते होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक स्थान पर क्या है, CaO है जो कि सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। और B के स्थान पर क्या है, देखिए हम आपको यहाँ से इस प्रकार से बताते हैं। A के स्थान पर क्या हो गया, CaO हो गया, B के स्थान पर क्या हो गया, H2O हो गया, और AB के स्थान पर क्या हो गया, CaOH का दिहोल 2 हो गया। तो बस अगर A+B से AB बन रहा है तो समझ जाइएगा कि संयोजन अभिक्रिया है। कहने का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए। अगर इधर देख लीजिएगा कि 2 है, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 अलग अलग है, CaO + H2O, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं A+B। ठीक है, CaO और H2O, और अगर दोनों मिल करके कोई एक बना रहा है, मतलब दोनों को हम गुना कर दे रहे हैं, तो अगर CaO और H2O दोनों को मिला करके अगर हम लोग एक बना रहे हैं तो हो रहा है CaOH का दिहोल 2। बस
आप लोग को क्या देखना है कि अगर दो मिल करके एक बन रहा है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दो मिल करके एक बन रहा है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, दो मिल करके एक बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो आप लोग संयोजन अभिक्रिया अब तक समझ गए होंगे। जैसे उदाहरण हो जाता है CaO + H2O से CaOH का दिहोल्टू। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, CaOH का दिहोल्टू, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है CaOH का दिहोल्टू। तो हम आशा करते हैं कि आज के बाद आप लोग संयोजन अभिक्रिया बहुत ही आसानी से पहचान जाइएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है A + B से AB। चलिए, अब दूसरा नंबर अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया सीधे संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि इधर दो रहता था, जिसको हम लोग A + B बोलते थे, और उससे एक बनता था जो कि AB बनता था। लेकिन उसका उल्टा इधर हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, इधर एक रहेगा और उससे दो बनेगा। जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, CaCO3 जो कि सॉलिड रूप में है। ठीक है, CaCO3 सॉलिड रूप में है, जो कि हम लोग इसको A के स्थान पर रखे हुए हैं। A के स्थान पर हम लोग CaCO3 को रखे हुए हैं। और यदि हम लोग CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO + CO2 गैस बनेगा। जहाँ की CaO चूना पत्थर है जो कि सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है, और CO2 गैस है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। तो यदि हम लोग CaCO3 को गर्म करेंगे तो उससे चूना पत्थर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। तो देखिए, अब आप लोग यहाँ से समझिए, A के जगह पर हम लोग क्या रखे हुए हैं, CaCO3 को रखे हुए हैं। A1 के जगह पर क्या रखे हुए हैं, CaO को रखे हुए हैं। और A2 के जगह पर CO2 को रखे हुए हैं। तो बस आप लोग को क्या देखना है, जैसे ही देखना है कि 1 से 2 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, वियोजन अभिक्रिया होगा। 2 से 1 बन रहा है तो संयोजन अभिक्रिया, 1 से 2 बन रहा है तो वियोजन अभिक्रिया। बस सीधे संयोजन और वियोजन में उल्टा कर देना है। अब चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं कि संयोजन और वियोजन आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब विस्थापन क्या कहता है, बस आपको इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको समझना है। देखिए, विस्थापन कहने का मतलब क्या हो रहा है, विस्थापन कहने का ही मतलब हो रहा है कि विस्थापित कर दे रहा है। विस्थापित करना मतलब हटा देना, मतलब जो पहले से अपने जगह पर बैठा हुआ है उसको बस हटा देगा। ठीक है, और उसका जगह खुद कब्जा कर लेगा। तो समझ जाइएगा कि वही विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे A + BC से बन रहा है B + AC। इसमें क्या हुआ है कि जो A है वह B को हटा दिया है। A है जो B को हटा दिया है, तब B भी कहता है कि हम तुमको भी नहीं रहने देंगे, हम तुमको हटा देंगे। पर A है जो B को हटा रहा है और B है जो A को हटा रहा है। बस इसी को आपको समझना है। A किसको हटा रहा है, B को हटा रहा है। तो B भी कहता है कि जब तू हमको खरीद देगा तो हम भी तुमको खदेड़ देंगे। इसका मतलब कि जब तू हमको हटाएगा तो हम भी तुमको हटाएंगे। मतलब A B को हटा रहा है तो B भी A को हटा रहा है। बस आप लोग इतना समझ के रखिएगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ समीकरण के माध्यम से समझते हैं। A के जगह पर क्या है, Fe है। B के जगह पर क्या है, Cu है। C के जगह पर क्या है, SO4 है। उसके बाद इधर आ जाइए तो B के जगह पर क्या है, Cu है। A के जगह पर क्या है, Fe है। और C के जगह पर क्या है, SO4 है। अब देखिए, आपको इधर वाला पार्ट को अभी छोड़ देना है, इधर इतना ध्यान नहीं देना है। जहां पर हम आपको बता रहे हैं बस उसको समझिए। इधर A के जगह पर क्या था, Fe था। इधर B के जगह पर Cu और C के जगह पर SO4। लेकिन हम आपको शुरू में ही बताए कि एक किसको खदेड़ रहा है, B को खदेड़ रहा है, और B किसको खदेड़ रहा है, तो A को खदेड़ रहा है। तो देखिए, A के जगह पर हम लोग B को लिख देंगे और B के जगह पर A को लिख देंगे। बस आपका विस्थापन अभिक्रिया पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, B यहाँ से हट करके कहाँ आ जाएगा, A के स्थान पर। तो पहले हमको देखना है कि B के स्थान पर कौन है। तो B के स्थान पर यहाँ Cu है, तो सबसे पहले हम लोग Cu को लिख देंगे। यानी कि जो Cu था वह Fe को खदेड़ दिया। ठीक है, B है जो A को खदेड़ दिया, यानी कि Cu Fe को हटा दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग Cu लिख देंगे। और जब हम लोग यहाँ पर Cu लिख दिए A के स्थान पर, तब A कहाँ चला जाएगा, B के स्थान पर चला जाएगा। तो B पहले कहाँ था, B Cu के जगह पर था। तो अब Fe कहाँ आ जाएगा, Cu के जगह पर आ जाएगा। तो देखिए, Cu के जगह पर Fe आ गया और Fe के जगह पर Cu आ गया, उल्टा हो गया। और लास्ट में जो SO4 था जस का तस ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर C में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, C अपने जगह पर स्थिर है। तो बस यही आपको इसमें समझना है, A किसको खदेड़ रहा है, B को, और B खदेड़ रहा है A को। बस AB का उलटफेर हो रहा है। बस यदि AB का उलटफेर हो तो आपको समझ जाना चाहिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे। Fe + CuSO4 से बन रहा है Cu + FeSO4। जहाँ Fe लोहा है, CuSO4 का रंग कैसा है, नीला है, और FeSO4 का रंग कैसा है, तो हरा है। चलिए
विस्थापन अभिक्रिया भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया समझेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर सिर्फ A रहता था और यहाँ पर BC रहता था, मतलब एक यहाँ पर रहता था और दो यहाँ पर रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो इधर भी रहेगा और दो इधर भी रहेगा, लेकिन दोनों में फिर से खदेड़ा खदेड़ी होगा। कैसे खदेड़ा खदेड़ी होगा जो आप लोग देख लीजिए। A है जो यहाँ पर C को खदेड़ रहा है, तो C भी कहता है कि तो हम भी तुमको खदेड़ देंगे, मतलब A है जो C को खदेड़ रहा है तो C A को हटा दे रहा है। बस A और C का उलटफेर कर देना है, बाकी सब कुछ सेम का सेम ही रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे A के जगह पर क्या है, BA है, B के जगह पर क्या है, Cl2 है, C के जगह पर क्या है, Na2 है, D के जगह पर क्या है, SO4 है। अब देख लीजिए C के जगह पर क्या है, Na2 है, B के जगह पर क्या है, Cl2 है, A के जगह पर क्या है, Ba है और D के जगह पर क्या है, SO4 है। बस, तो आपको अभी लास्ट वाला ध्यान नहीं देना है, पहले शुरू में ही आपको देख लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू में देख लेते हैं। पहले AB प्लस CD BaCl2 प्लस Na2SO4। तो सबसे पहले C कहाँ पर आ जाएगा, C जो है वह A के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ पर C कहाँ है, तो C Na2 है, तो Na2 कहाँ आ जाएगा, A के स्थान पर, यानी कि सबसे पहले। तो हम लोग Na2 को A के स्थान पर यानी कि सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद B, तो B का कोई स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो B जस का तस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर B के स्थान पर Cl2 था, तो हम लोग यहाँ पर भी Cl2 को ही लिख दिए। तो देखिए C आ गया A के स्थान पर और B जस का तस रह गया, तो क्या बन गया, Na2Cl2। अब देख लीजिए C के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो C है C के स्थान पर क्या आएगा, C के स्थान पर A आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि A के स्थान पर कौन था, तो A के स्थान पर Ba था, तो Ba यहाँ पर आ गया और लास्ट में D में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, D अपने जगह पर स्थिर है, तो BaSO4 यहाँ पर लिखा गया। तो देख लीजिए, तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले Na2 जो कि C के जगह पर था लेकिन अब A के स्थान पर आ गया। उसके बाद B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो Cl2 के जगह पर हम लोग Cl2 लिख दिए। बस आपको क्या करना है, Ba के जगह पर Na2 आ जाएगा और Na2 के जगह पर Ba आ जाएगा। बस आपको इतना ही चेंज करना है, A के जगह पर C और C के जगह पर A। लेकिन अब आप लोग यहाँ से देखिए Na2Cl2 है ना, Na2Cl2 मतलब कि सोडियम भी दो है और Cl2 भी यहाँ पर दो है। तो क्या करेंगे कि हम NaCl लिख देंगे और पहले दो लगा देंगे, और यदि हम लोग पहले दो लगा देंगे यहाँ पर तो यह दोनों के लिए दो काम कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा नया समीकरण, 2NaCl प्लस BaSO4। तो यदि समीकरण पूछता है कि BaCl2 प्लस Na2SO4 से क्या बनेगा, तो बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम आपको 4 रिएक्शन बताए, पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग 5वें नंबर पर चलेंगे, जिसको बोलते हैं उपचयन व अपचयन। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि उपचयन को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिल करके ही बनाता है रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे, देख लीजिए, रिडक्शन का शुरू का 3 अक्षर RED और ऑक्सीडेशन का शुरू का 2 अक्षर OX। ऑक्स मतलब बैल होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बैल मत समझिएगा। रिडक्शन का शुरू का 3 अक्षर रेड और यहाँ पर OX, दोनों मिलकर के क्या बन गया, REDOX, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। तो यहाँ से एक बात सामने निकल करके आती है कि अपचयन और उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलकर के ही रिडॉक्स रिएक्शन बनाता है। 5वां आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए हम पहचानने का तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से अपचयन और उपचयन को आप लोग पहचान सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग उपचयन देख लेते हैं, जिसको कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे कि यह उपचयन अभिक्रिया है, यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? तो देख लीजिए, अगर इसमें 3 पार्ट हम आपको बताएंगे, 3 पॉइंट बताएंगे। पहला, यदि इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो, ठीक है, पहला यदि इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो तो समझ जाना चाहिए कि उपचयन अभिक्रिया है। यदि हाइड्रोजन का ह्रास हो तो भी समझ जाना चाहिए कि उपचयन अभिक्रिया है। लेकिन यदि ऑक्सीजन का योग हो तो समझ जाना चाहिए कि उपचयन अभिक्रिया है। मतलब 3 केस यहाँ से सामने निकल करके आ रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो तो भी उपचयन, यदि हाइड्रोजन का ह्रास हो तो भी उपचयन, और यदि ऑक्सीजन का योग हो तो भी उपचयन। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, Zn से बन गया Zn2+, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है। 2NH3 से बन गया N2+ 3H2, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे उपचयन। यहाँ पर
बन रहा है 2 Mg+ O2 को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो बन जाएगा 2 MgO। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, देख लीजिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है। जब जुड़ रहा है इसका मतलब कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हमको समझ जाना चाहिए कि यह जो अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उपचयन अभिक्रिया भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब सबसे लास्ट वाला बच गया अपचयन, जो कि सीधे उपचयन का उल्टा है, सीधे उपचयन का उल्टा है। तो सबसे पहले उल्टा जानने के लिए हमको सीधा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो बस आप लोग इसको अपने मन में अभी रखिएगा और ध्यान से समझते रहिएगा कि क्या हम आपको उपचयन में बताए हैं, और सीधे यहाँ पर आकर के इसका उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करेंगे? उपचयन में आप लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा था, उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा था, लेकिन अपचयन में इलेक्ट्रॉन का योग होगा। उपचयन में आप लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, लेकिन अपचयन में यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होगा। लेकिन उपचयन में आप लोग देख रहे थे कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा। मतलब उपचयन में जहाँ जहाँ पर भी ह्रास हो रहा था वहाँ पर योग होगा, और जहाँ पर भी योग हो रहा था वहाँ पर ह्रास हो जाएगा। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, Cu2+, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है। तो देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के जुड़ गया, और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के जुड़ गया तो यह Cu बन गया। N2+3H2, N2+3H2 मतलब हाइड्रोजन का योग हो रहा है, N2 के साथ आकर के हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और जब जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन का योग हो रहा है। और जब हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो N2+3H2 से क्या बन जाएगा? 2NH3। और उसके बाद देख लीजिए सबसे लास्ट वाला में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, सबसे लास्ट वाला में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, FeO+CO, FeO+CO तो क्या बन गया? Fe+CO2। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग सारे विक्रिया अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सारे विक्रिया अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपके दिमाग में एकदम समझिए कि डाटा ट्रांसफ़र हो गया होगा, जो हमारे दिमाग में डाटा था वो आपके दिमाग में डाटा ट्रांसफ़र हो गया होगा। इतना हम सरल भाषा में करके इतना बारीकी से हम आपको बताए। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में हमारे लिए 2 बात ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर कैसे आपका समझाने का तरीका है, और जो समझाने का तरीका है मेरे पास, उस समझाने के तरीके से जो हम आपको बताए वह कितना आपको पसंद आया। और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आज के बाद आपको अभिक्रिया में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखते के साथ आप लोग पहचान जाइएगा कि संयोजन अभिक्रिया कौन है, वियोजन कौन है, विस्थापन कौन है, द्विविस्थापन कौन है, और उसके अलावा उपचयन कौन है, अपचयन कौन है। क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5-6 क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिल जाएगा, उसके अलावा सब्जेक्टिव में पूछेगा, जो समझिए कि आपको बोनस पॉइंट रहेगा। तो चलिए आपको यह क्लास कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो जैसा कि हम आपको पहले बोले कि लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।